हाय एवरीवन, रूसो के बारे में जानेंगे हम। रूसो ये जिनेवा यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जिनेवा में इनका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में। यानी उनके जन्म के साथ ही उनकी माता का निधन हो गया और इसीलिए रूसो लिखता है कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी। ये बहुत ही कोटेड लाइन है। रूसो यह लिखता है कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी। उसका पिता आवारा और व्यभिचारी था। जब रूसो 10 वर्ष का था तभी उसके पिता उसे छोड़कर फ्रांस चला गया, क्योंकि रूसो के पिता पर अपराध का मुकदमा चल रहा था। उसके चाचा ने उसे कार्य पर लगाया हुआ था, परंतु रूसो का मालिक उसे निर्दयतापूर्वक पीटता था, इसीलिए वह जिनेवा छोड़कर फ्रांस चला गया। फ्रांस में वह आवारागर्दी और चोरी करने लगा। इन्हीं दिनों रूसो एक कैथोलिक पादरी के संपर्क में आया, जिसने उसके लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था की। और 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने रूसो के जीवन को क्रांतिकारी मोड़ दिया। इस वर्ष द जॉन एकेडमी के निबंध प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस निबंध का विषय था कला तथा विज्ञान ने मानव विकास में योगदान दिया अथवा उसका पतन किया। तो ये निबंध का मुख्य विषय था। रूसो ने दूसरी निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया, परंतु उसके पूंजीवादी विरोधी होने के कारण उसे पुरस्कार मिला। उसके बाद रूसो ने अनेक ग्रंथ लिखे। उसके क्रांतिकारी विचारों से शासकगण उत्तेजित तथा विक्षुब्ध हो उठे। द इमाइल बहुत ही फेमस रचना है रूसो के द्वारा। द इमाइल में व्यक्त विचारों से पादरी लोग उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि एक पादरी के द्वारा ही इसका सही तरीके से पालन पोषण होता है, क्योंकि ये आवारा टहलता रहता है तो उसके संपर्क में आकर ही एक नया मोड़ मिलता है उसके जीवन को, तो उससे नाराज होते हैं। फ्रेंच सरकार ने भी उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और 1778 ईस्वी में यानी 66 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। रूसो के विचारों पर प्रभाव किसका किसका पड़ा, यानी जिनेवा के वातावरण ने रूसो को प्रभावित किया। उसका जो ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फेमस है। और जैसे जब हम हाब्स को पढ़ते हैं तो हाब्स का लेवियाथन बहुत ही फेमस रचना थी। लाक को हमने पढ़ा तो लाक को देखा कि लाक की जो सबसे फेमस रचना थी लेटर ऑन टॉलरेशन तथा द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैरोलिन। तो ऐसे ही रूसो की जो दो फेमस रचनाएं हैं द इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही फेमस रचना है। ये भी इसमें उन्होंने हाब्स व लाक को स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है रूसो के ऊपर। यानी रूसो जो है वह हाब्स से भी प्रभावित था और लाक से भी प्रभावित था, और उन दोनों का प्रभाव उसके स्पष्ट रूप से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम समझौतावादी सिद्धांत पढ़ते हैं तो आपने नहीं सुना होगा तो आप हाब्स के बारे में हमने चर्चा की है, हाब्स के बारे में भी, और लाक भी समझौतावादी सिद्धांत दिए थे और हाब्स के भी द्वारा समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो जो समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो के भी द्वारा किया गया है। यानी फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियों से भी रूसो प्रभावित था। राज्य पर प्रभाव डालने वाले तत्व जैसे बाह्य परिस्थितियां, ऐतिहासिक परंपराएं आदि के संबंध में मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव रूसो पर दिखाई देता है। और यानी ये सारी रूसो के विचार थे, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। रूसो की जो मुख्य रचना थी उनके बारे में देख लेते हैं। कई रचनाएं इनके द्वारा की गई। डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज जो 1751 में पब्लिश हुई। डिस्कोर्स ऑन दी ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में प्रकाशित हुई। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स 1755 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में जो बहुत ही फेमस है। लेटर्स द ला मॉन्टेन जो 1764 ईस्वी में। द इमाइल ये भी बहुत फेमस है 1762 में। और कन्फेशंस, यानी हमने इनके जन्म को देखा और ये किस तरीके से राजनीतिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां उनको प्रभावित की और इनकी क्या क्या रचनाएं रही। इनके जो विचार हैं वो मानव स्वभाव से संबंधित विचार इन्होंने दिए, प्राकृतिक अवस्था से संबंधित, कानून संबंधी, स्वतंत्रता और शासन संबंधी विचार दिए। जबकि इनके दो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
सामाजिक समझौता सिद्धांत और सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव स्वभाव संबंधी जो इनका सिद्धांत था, यानी जो मानव प्रकृति संबंधी इनका विचार था, रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में हुआ है जिसका तनावमय अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। यानी इस तनावग्रस्त व्यक्ति के दो वृत्तियां बताई हैं, स्वार्थ और परमार्थ, जो आपसी द्वंद्व में रहती हैं। यानी इस तनाव में चेतना का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है, परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। और इसीलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो जो है वह विवेक का सहारा लेता है। यानी विवेक अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करता है, और इन्हीं तत्व के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्ति का चित्र भी प्रस्तुत करता है। वह कहते हैं एक अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ परमार्थ युद्ध रहता है, जिसकी चेतना अंधी और विवेक पथभ्रष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। और इसके विपरीत उसने प्राकृतिक मनुष्य बताया, यानी अप्राकृतिक व्यक्ति और प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति उसने बताया कि जिसमें या तो तनाव पैदा ही ना हुआ हो, या जिसने शक्तिशाली विवेक और स्थिर चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंजस्य बैठा लिया हो। तो इस तरीके से इन्होंने मानव प्रकृति संबंधी विचार दिए। मानव प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो इनके विचार हैं, इनकी जो फेमस कृति रही है डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो 1755 में आई थी, इसमें इन्होंने हाब्स लाक की भांति प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार की व्याख्या करता है। यानी रूसो ने प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों पर हाब्स और लाक दोनों का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जो इसकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो विचार दिए, इसमें इसने 3 चरण बताता है। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का प्रथम चरण, जिसमें एक आदर्श बर्बर या ग्राम में सुषमा की अवस्था है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पाई जाती है। यानी इस अवस्था में संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता था प्राकृतिक अवस्था में। जबकि जो दूसरी अवस्था बताया प्राकृतिक अवस्था में, द्वितीय अवस्था जो बताया, वो कला एवं विज्ञान के विकास के कारण, यानी वो कहते हैं कला और विज्ञान के विकास के कारण अनेक उपकरणों जैसे पहिया, चाकू, मछली और कांटा आदि का आविष्कार हुआ, जिसके कारण ईर्ष्या व द्वेष व कुछ भावना फैली। यानी पहला जो उसने कारण बताया प्राकृतिक अवस्था में, जो आदर्श या बर्बर या ग्राम्य सूत्र की अवस्था थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता की भावना विकसित हुई। दूसरे में उसने यह बताया कि कला एवं विज्ञान के विकास के कारण हुआ, जिसमें पहिया, चाकू, मछली इन सब का आविष्कार हुआ, जिसके कारण जो है ईर्ष्या व द्वेष की भावना फैली। और इस अवस्था के बारे में रूसो यह भी लिखता है कि फिर भी यह अवस्था ठीक ठाक थी, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना व्याप्त थी। जबकि तीसरे चरण में हल के आविष्कार यानी निजी संपत्ति के उद्भव के साथ साथ प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में वह असमानता का उद्भव हुआ मानता है, और कहता है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवस्था समाप्त हो जाती है। कहता है कि जनसंख्या के विस्तार के कारण पुनः प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण में पहुंचना संभव नहीं है। अतः सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समाज या राज्य की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार दिए। कानून संबंधी इसके विचार क्या है? यानी जब हम रूसो के अनुसार, क्योंकि कानून राज्य का एक पार्ट है, जब हम राज्य के 4 तत्वों में कानून भी एक पार्ट आता है, तो कानून संप्रभु यानी संप्रभु कानून का निर्माता है। ये मानना है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती, इसीलिए सामान्य इच्छा ही कानून का स्रोत है। रूसो का जो कानून का सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है, वह कहता है कि एक कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध सबसे होता है। इस प्रकार रूसो के अनुसार कानून के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहला कि कानून सामान्य हित से संबंधित होना चाहिए, और दूसरा उसका स्रोत संपूर्ण जनता होनी चाहिए। और जो इसके स्वतंत्रता संबंधी विचार है, रूसो को स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है। उसने बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया है। उसने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है, अर्थात स्वतंत्रता को मानव का आवश्यक गुण मानता है। स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है, उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। रूसो यह मानता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना नहीं है, यानी सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है, और सामान्य इच्छा के अधीनस्थ रहकर ही मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वह निर्मित कानून का अर्थ है, जिसमें स्वनिहित
कानून और इसमें स्वनिहित कानून के पालन में स्वतंत्रता निहित होती है। तो कानून संबंधी विचार, शासन संबंधी विचार इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि शासन यानी सरकार, जो राज्य है, और शासन यानी शासन को इन्होंने सरकार माना, और राज्य और शासन में स्पष्ट अंतर किया है। उन्होंने कहा सामाजिक समझौते से जो निकाय बनता है वह उसे राज्य कहकर पुकारता है, और इस संप्रभु निकाय की इच्छा क्रियात्मक रूप देने के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा नहीं अपितु संप्रभुता संपन्न समुदाय के प्रत्यादेश द्वारा होता है। इस तरीके से इन्होंने शासन को वर्गीकरण भी किया, यानी इन्होंने 4 शासन प्रणालियां मानी: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन की बात इन्होंने कही। क्योंकि इंग्लैंड के संबंध में उनकी राय थी कि उसकी जनता निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है, शेष अवधि में वह दासता स्थिति में रहती है। रूसो जनता की आलोचना भी करता है क्योंकि उसमें उत्तराधिकार की समस्या बनी रहती है। वह कुलीनता की श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। उसने कुलीनता के 3 प्रकार भी बताए: एक प्राकृतिक, वंशानुगत और निर्वाचनात्मक कुलीन तंत्र को वह सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से रूसो ने अपने विचार के माध्यम से अपने समाज से संबंधित और मानव स्वभाव संबंधित, प्राकृतिक अवस्था संबंधित, कानून और स्वतंत्रता तथा शासन से संबंधित विचार दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अगर सिद्धांतों की बात करें तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट करना चाहे जो उनकी फेमस कृति है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण में सभ्यता और संपत्ति के उद्भव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में परिवर्तित हो गई है, और इसी संदर्भ में रूसो यह भी कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, क्योंकि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया, जिससे समाज की वह दशा हो गई जो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। क्योंकि हाब्स को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य तो अस्वाभाविक प्राणी है, वो तो झगड़ालू और स्वार्थी है। जब रूसो ने स्पष्ट मत दिया, उन्होंने कहा मनुष्य ने स्वयं ही अपनी खुशियों का, समानता का, स्वतंत्रता का गला घोटा है, परंतु इन्हें पुनः प्राप्त करना अपरिहार्य है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। रूसो का उत्तर तो यही था कि प्रकृति की ओर लौट चलो। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नारायण कर रहा था कि प्रकृति की ओर लौट चलो। वह कहता था कि हमें हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु रूसो इस बात का निश्चय हो चुका था कि नागरिक समाज से प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना असंभव है, अतः अब वह प्रकृति की ओर लौट चलने का आह्वान नहीं देता है। मैक्सी यह कहते हैं कि अब उसकी दिशा आगे की ओर न होकर अब पीछे की ओर है, क्योंकि अब रूसो के सामने समस्या थी कि क्या यह संभव है कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो अपने सदस्यों के जन धन की पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ एक होते हुए भी केवल अपने आदेशानुसार आचरण कर सके और लहरों की भांति स्वतंत्र रहे। तो इस समस्या का समाधान था कि सामाजिक समझौता, जैसे हाब्स लाक जैसे दार्शनिक पहले भी प्रतिपादित कर चुके हैं, क्योंकि युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है, जिसके अंतर्गत वह अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए करता है, संपूर्ण समाज की करने के लिए कहता है। रूसो यह भी कहता है कि मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया है और इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी विशेष शक्ति को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है, और इस प्रकार समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ है। रूसो यह भी कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है, यानी हम संयुक्त रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रहते हैं और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड के रूप में रहते हैं। तो जो इसकी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं यही है कि हम यह निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं, इससे और सरल तरीके से समझा जा सकता है कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है और इस समर्पण का आधार
और शर्त समता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण किया है। और समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाती है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान और जीवन और इच्छा होती है। यानी इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक सार्वभौम राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण राज्य से किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकता है, और ना ही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण कर सकता है। लेकिन इनके जो सामाजिक सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, आलोचना इस तरीके से की जाती है, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत इतिहास नहीं वरन तर्क परिणाम है। यानी जो इन बातों को स्पष्ट करने के लिए ये बातें कही गई है कि राज्य क्यों अनिवार्य है। जब हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं तो देखते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्व घटने लगता है। सर्वप्रथम अगर इस सिद्धांत का खंडन किया तो अंग्रेज दार्शनिक ह्यूम ने किया। ह्यूम ने कहा कि शासक और शासित के संबंध के आधार पर समझौता असंगत है तथा इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। जबकि बेंथम, हेनरी मैन, ग्रीन, टी.एच. ग्रीन ने भी इस सिद्धांत के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने बहुत ही आलोचना की है इनकी। हेनरी मैन तो कहते हैं कि समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है। जबकि वाहन कहते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को ही समझने का उचित साधन है और ना ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। बेंथम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत को सदा के लिए प्रणाम करता हूँ। अच्छा है वही लोग इसमें अपना समय बर्बाद करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस तरीके से मैकाइवर भी कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से इस सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उन असंख्य तर्कों को समाप्त कर दिया गया है जो धार्मिक ग्रंथों की त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं पर आधारित थे और राज्य को दोबारा एक सच्चे आश्रय पर आश्रित करते हैं। मैकफर्सन ये इस तरीके से कहते कि हाब्स ने भी दिया, लाक ने भी दिया, रूसो ने भी, तीनों ने, यानी हाब्स, लाक, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत उस बुर्जुआ चिंतन का प्रतीक है जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को सर्वमान्य नियम का रूप देने का प्रयत्न किया। यानी हाब्स की पद्धति और लाक के निष्कर्ष की जिज्ञासा पूर्व संयुक्त कर दिया जाए तो इस प्रकार हाब्स की तरह जहाँ निरंकुश स्थापित हुई थी सत्ता, वहाँ लाक की तरह व्यक्ति अब भी समान अधिकार रखते हैं। अब रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचार की बात करें। सामान्य इच्छा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी राजनीतिक दर्शन का आधार माना जाता है इसे, क्योंकि रूसो सामान्य इच्छा को सामाजिक समझौते के व प्रभुत्व का आधार मानते हैं। और उन्होंने दो प्रकार की इच्छाएं बताई, एक यथार्थ इच्छा, दूसरा आदर्श इच्छा। उन्होंने यथार्थ इच्छा में स्वार्थ प्रधान होती है कहा कि जबकि जो आदर्श इच्छा है वो नैतिक एवं सामाजिक हित से संबंधित होती है। यानी सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे हुआ। सामान्य इच्छा सामाजिक समझौते के लिए सभी मनुष्य एकत्रित होकर पहले अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, परंतु उस पर सहमति नहीं हो पाती थी, इसीलिए मनुष्य स्वार्थ को सामाजिक हित की बात कहकर अतः सामाजिक इच्छाओं में सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि उद्गम की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो यह राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। अगर ध्येय की दृष्टि से देखें यानी सामान्य इच्छा क्या है, उद्गम दृष्टि से भी सहमति हो तभी सामान्य इच्छा होगी। राज्य की समस्त जनता से संबंधित हो, ध्येय की दृष्टि से समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य इच्छा की जो विशेषता होती है यही होती है कि वह अविभाज्य है, एकत्व वाली होती है, राज्य को एकता सूत्र में पिरोती है। यानी सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। सामान्य इच्छा कल्याणकारी मानी जाती है, नागरिक समाज का आधार है, नैतिकता पर आधारित होती है, क्योंकि सामान्य इच्छा अधेय मानी जाती है, यानी यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। सामान्य इच्छा जो है यह अप्रतिनिधित्व का गुण रखती है। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो को कहता है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वो स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकता। इस तरीके से इन्होंने बताया।
यह भी रूसो कहता है कि जो कोई सामान्य का पालन नहीं करता है उसे पालन के बाध्य किया जा सकता है। लेकिन आलोचना क्यों की जाती है इनके सामान्य शिक्षा सिद्धांत की? यह कहा जाता है कि जो सामान्य इच्छा इन्होंने दिया है वह बहुत ही अस्पष्ट और काल्पनिक लगती है, क्योंकि इसमें उन्होंने निरंकुशता को प्रोत्साहन दिया है, बड़े राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इस तरीके से कहकर भी इसकी आलोचना की जाती है। यह भी माना जाता है कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र की आलोचना अव्यवहारिक है। लेकिन इन सब धारणाओं के बावजूद भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब हम सामान्य इच्छा देख रहे हैं तो उसमें यह बात बताई कि एक सामान्य इच्छा का विचार लोकतंत्र का पोषक है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है और आंगिक स्वरूप का भी समर्थन करता है। तो हमने रूसो के बारे में जाना। रूसो की रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इमाइल तथा कन्फेशंस, उनके जो विचार है मानव स्वभाव संबंधी, प्राकृतिक अवस्था संबंधी, यानी हम जितने भी विचारकों को पढ़ रहे हैं इनमें हम एक एक करके विचारों को पढ़ रहे हैं और लास्ट में हम इन विचारकों को जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है इनसे कंपेयर करके कि चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।